आज बात करेंगे सेहत के बारे में। क्या आपको आजकल सांस लेने में तकलीफ होती है? दम भी घुटा घुटा सा रहता है? आपकी आंखों में जलन हो रही है? आंखों से पानी आता रहता है? दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक प्रदूषित शहर में रहते हैं और ऐसे प्रदूषित शहरों में सिर्फ रहने भर से हमारी और हमारे परिजनों की सेहत खराब हो रही है। ये कहानी इस मौसम में हर साल की हो गई है। हम जो सांस लेते हैं उनमें सर्दियां आते आते ही जहर घुलने लगता है। इनमें बहुत कुछ तो हमारा अपना किया धरा है। खासकर दिल्ली और उत्तर भारत में हाल तो कई सालों से खराब है, लेकिन अब ये मानव निर्मित जहर माया नगरी मुंबई तक पहुंच गया है और इस साल तो वहां का हाल दिल्ली से भी बुरा दिखाई दे रहा है। मुंबई के हिसाब से ये खबर चौंकाने वाली भी है और परेशान करने वाली भी। आइए आपको दिखाते हैं मुंबई का दरअसल हाल क्या हो गया है। मुंबई में अक्टूबर का प्रदूषण स्तर पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा रहा है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 यानी खराब के स्तर से ऊपर रहा। साल की शुरुआत में यानी 1 जनवरी से 17 फरवरी के बीच 12 दिन दिल्ली से भी ज्यादा AQI मुंबई में रिकॉर्ड किया गया था। 2022 की सर्दियों के 92 में से 66 दिन वहां का AQI खराब या फिर बहुत खराब रहा है। तो सवाल उठता है कि मुंबई की हवा खराब क्यों हो रही है? क्या चीजें हैं जो मुंबई को प्रदूषित कर रही हैं? शहरों में हो रहे निर्माण कार्य की धूल एक बहुत बड़ी वजह है। मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण चल रहा है, उससे पैदा हुए कण, धूल, डस्ट ये परेशानी खड़ी कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स हो गए, ढाबे हो गए, वहां पर जो ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी मुंबई का प्रदूषण बढ़ा रहा है। मुंबई में इन दिनों कचरे को खुले में जलाने की घटनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ी है और एक और बड़ा कारण है औद्योगिक प्रदूषण का, यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। ये सब मुंबई की आबोहवा को खराब कर रहा है। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए BMC ने निर्माण स्थलों को निर्देश दिए हैं कि वो 15 दिनों में स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाएं। ये अनोखा है, मुंबई में आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार बढ़ते प्रदूषण के चलते ये BMC की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए हैं कि 15 दिनों में स्प्रिंकलर्स लगवाएं, 30 दिनों में एंटी स्मॉग मशीनें लगवाएं। निर्माण स्थलों पर 35 फुट लोहे के घेरे अनिवार्य किए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता मापने की मशीनें लगाई जाएं और उनकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जाए। तो मुंबई का मौसम ज्यादा खराब है, इसका यह मतलब नहीं कि दिल्ली का हाल बहुत अच्छा चल रहा है। दिल्ली में भी जहरीला मौसम आ चुका है और इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाने की घोषणाएं की हैं। 13 हॉटस्पॉट के अलावा 300 से अधिक AQI वाली 8 नई जगहों की पहचान की गई है। प्रदूषण के कारण जानने के लिए विशेष टीमें तैनात कर दी गई हैं। उपायुक्त या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर प्रदूषण की गतिविधियों की खुद जांच करेंगे। धूल दबाने वाले केमिकल मिलाकर पानी का छिड़काव जगह जगह पर किया जाएगा। धूल विरोधी अभियान को और तेज किया जाएगा। 91 जगहों पर ट्रैफिक जाम हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाएंगे ताकि लोग निजी गाड़ियां कम निकालें और सार्वजनिक वाहनों से कम्यूट करें, उसका इस्तेमाल करें। DTC से बसों के फेरे बढ़ाने और निजी बसों को किराए पर लेने को कहा गया है। डीजल जनरेटर नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने की मंशा भी दिल्ली सरकार ने जता दी है। इसके साथ ही राजधानी में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग होती है, ग्रैब 2 के तहत ज्यादा सख्तियां की जाएंगी। डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर नियंत्रण किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन मेट्रो के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी लगेगी। निजी गाड़ियों का पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा ताकि लोग बाग डिस्करेज हो अपनी गाड़ियां लेकर सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए। वो सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, मेट्रो का या फिर बसों का। सड़कों पर पानी का नियमित छिड़काव किया जाएगा। खुले में कचरे, बायोमास के जलाने से बचा जाएगा। इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं, गाइडलाइंस भी हैं। आगे बढ़ने से पहले यह समझ लेते हैं कि दरअसल AQI होता क्या है। आजकल जगह जगह AQI के बारे में बात होती है, पॉल्यूशन लेवल के बारे में बात होती है। तो पॉल्यूशन को नापने का जो पैमाना है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स उसको कहते हैं। और क्या होता है, 201 से 300 का स्तर
खराब माना जाता है। 301 से 400 का स्तर बहुत खराब माना जाता है। 401 से 450 खतरनाक और 450 से ज़्यादा का स्तर तो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। हमने अमूमन दिल्ली में यह देखा है कि दिवाली के अगले दिन या दशहरे के अगले दिन ये AQI 700, 800, 900 तक चला जाता है, यानी वहाँ तक तो मशीन भी नहीं नापती है, उस लेवल पर चला जाता है। और ये हवा वाकई में जहरीली है और ये बात एक नई नहीं, कई शोध अब इस बारे में कहते हैं। लॉन्सेट ने स्टडी की है, उनका कहना है कि 2019 में 16 लाख लोगों की वायु प्रदूषण के कारण असामयिक मौत हो गई। प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौतें भारत में, चीन का नंबर दूसरा है। 2019 में भारत में होने वाली कुल मौतों में लगभग 18% प्रदूषण के कारण हुई हैं। जिस प्रदूषण को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, वो प्रदूषण किस हद तक जानलेवा है, वही आंकड़े उसको बताने के लिए, आपको चेताने के लिए। ग्रीन पीस ने कहा है कि 2020 में भारत में वायु प्रदूषण से 1,20,000 लोगों की मौत हुई। वायु प्रदूषण से भारत में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक घाटा भी हुआ। ग्रीन पीस और IQAir ने पाया कि 2021 में दिल्ली में वायु प्रदूषण से 54,000 असामयिक मौतें हुई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण घट रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों की उम्र घट रही है, माफ करिएगा। 10 साल में हार्वर्ड की स्टडी के मुताबिक 2021 भारत में लगभग 1/3 मौतें वायु प्रदूषण से हुई हैं। WHO की बात करें तो उसकी रिपोर्ट कहती है कि 2021 दुनिया भर में वायु प्रदूषण से 70 लाख मौतें हुई। यानी कुल मिलाकर ये वायु प्रदूषण किस हद तक घातक है, जानलेवा है, वो इन आंकड़ों के जरिए आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल की आबोहवा जो परेशान कर रही है, खासकर उत्तर भारत के लोगों को, वो आपकी सेहत के लिए बहुत घातक है। ये घातक हवा हम सबको मौत के कुएं में धकेल रही है। देखते हैं कि बच्चों पर इसका क्या असर होता है। बहुत जरूरी है, उनके फेफड़ों के विकास और कामकाज पर सीधा असर पड़ता है। सांस की बीमारियां बच्चों को हो जाती हैं, दमे का रोग और बढ़ जाता है। यानी अगर सांस की दिक्कत है तो अस्थमा उसको और बढ़ जाता है। जबकि वयस्कों में हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, सांस की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे ये रोग ही काफी नहीं थे, अब तो पता लगा है कि वायु प्रदूषण से स्तन कैंसर भी हो सकता है। यूरोपियन सोसाइटी फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी की एक स्टडी में यह कहा गया है कि स्तन कैंसर में वायु प्रदूषण की भूमिका के संकेत मिल रहे हैं। उसके अनुसार वायु प्रदूषण से बढ़ता है स्तन कैंसर का खतरा। PM 2.5 से स्तन कैंसर के खतरे में 28% की बढ़ोतरी होती है और PM 10 से और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए दिल्ली और मुंबई की हवा तो जहरीली है, लेकिन दक्षिण भारत का क्या हाल है? कहा जाता है कि दक्षिण भारत में हाल बेहतर रहता है। क्या उत्तर भारत दक्षिण भारत की तरह नहीं हो सकता? क्योंकि दक्षिण में अगर पॉल्यूशन नहीं है तो वहां से क्या उत्तर भारत सीख सकता है? उत्तर की तरह पराली नहीं जलती है दक्षिण भारत में इन दिनों में। उत्तर की तरह रबी की फसल बोने की जल्दबाजी वहां पर नहीं दिखाई जाती है। पराली को अपने आप गलने दिया जाता है ज्यादातर जगहों पर। उत्तर में धान की खेती की बंदिशें भी पराली जलाने की जिम्मेदारी बढ़ाती हैं। धान बोने पर दक्षिण में समय की कोई पाबंदी नहीं है। दक्षिण भारत में गेहूं को रबी की फसल में उगाने का दबाव नहीं होता है। दक्षिण में भी हवा पर अब चिंता जताई जा रही है। चेन्नई के कुछ हिस्सों में PM 2.5 का स्तर 178, औसत 154 रहा। हैदराबाद के कुछ हिस्सों में PM 2.5 का स्तर 186, औसत 166 रहा। बेंगलुरु में PM 2.5 का औसत स्तर 154 और कुछ हिस्सों में 157 रहा। हैदराबाद, बेंगलुरु समुद्र से दूर है, इसीलिए समस्या ज्यादा चेन्नई की AQI भी है। चेन्नई की AQI भी चिंताजनक खराब या इसका स्तर पार कर चुकी है। वैश्विक स्तर से बुरा पर उत्तर भारत से बेहतर दिखाई देता है दक्षिण भारत का स्तर। ये AQI इंडिया के सोर्स के मुताबिक है। दक्षिण के शहरों में वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है, अब उस पर एक नजर डालते हैं। ग्रीन पीस की रिपोर्ट है कि दक्षिण भारत में हैदराबाद का सबसे बुरा हाल है। PM 2.5 WHO के मानकों से 8 गुना ज्यादा। तटवर्ती विशाखापट्टनम में PM 2.5 WHO मानकों से 7 से 8 गुना अधिक है। कोयंबटूर, बेंगलुरु, अमरावती, मंगलूर,
PM 2.5 WHO मानकों से 6 से 7 गुना ज़्यादा है। वहीं चेन्नई, कोच्चि, मैसूर, पुडुचेरी में AQI सुरक्षित स्तर से 4 से 5 गुना ज़्यादा देखा जा रहा है। जहरीली हवा क्या है? ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक जो 2020 में आई थी, वायु प्रदूषणों से शहरों में असामयिक मौतें होती हैं। बेंगलुरु में 12,000, हैदराबाद में 11,000, चेन्नई में भी 11,000 मौतें वायु प्रदूषण की वजह से रिकॉर्ड की गई हैं। मुंबई में जो वायु प्रदूषण का हाल हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं जोरू भटेना, जो कि पर्यावरणविद हैं। मुंबई से क्या कह रहे हैं इस एयर पॉल्यूशन के बारे में, आइए सुनते हैं। एक्चुअली हम बहुत सालों से बोल रहे हैं कि जो मुंबई जो रास्ता पे चल रहा है, डेवलपमेंट का नाम पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है, कुछ और हजारों झाड़ काट रहे हैं। बहुत सालों पहले ही मैं बताया कि अभी दिल्ली दूर नहीं है और दिल्ली हम लोग पहुंच गए और अभी पार कर दिया है। तो आप कहाँ भी जाएंगे मुंबई में देखने के लिए, आप देखेंगे कहाँ ना का कुछ रोड खोद रहे हैं, कुछ फुटपाथ खोद रहे हैं, कुछ पाइप लगा रहे हैं, ड्रेन लगा रहे हैं, मेट्रो बन रहा है, रोड बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है। ऐसा मुंबई में काम चलता रहता है कैसा भी करके। और सब लोग ऐसा मुंबई में एक साइन बोर्ड देखेगा, प्लीज बेयर विथ अस फॉर बेटर फ्यूचर। वो फ्यूचर कभी आ नहीं रहा है, खाली फ्यूचर खराब हो रहा है। अभी पोल्यूशन के कारण दो है। एक, काम बढ़ रहा है, वो पोल्यूशन इंक्रीज करता है, और जो नेचुरल पोल्यूटर्स को जो पोल्यूशन को निकलता है, जो झाड़ है उसको काट रहे हैं। तो एक साइड पे पोल्यूशन बढ़ रहा है और एक साइड पे पोल्यूशन कंट्रोल कम हो रहा है। तो यही सिंपल वजह है। और डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट का शब्द नहीं है कि झाड़ काट के डेवलपमेंट होना मांगते। कोई भी जा सकते हैं, सिंगापुर जाओ, कोई भी शहर में जाओ, पूरा दुनिया में आप देखेंगे सिटी डेवलप भी होते हैं और ग्रीन भी होता है। ऐसा खाली कंक्रीट डेवलपमेंट खाली आपको मुंबई में मिलेगा। हमारा झगड़ा ऑलवेज ये झाड़ को बचाने का फाइट है, और वो फाइट हम कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज फाइट ट्री इज द बेस्ट पोल्यूशन कंट्रोल मेजर। अब अगर आपका रोड पे भी काम चल रहा है और रोड का साइड पे ट्री है, तो वो ट्री ऑटोमेटिकली पोल्यूशन को कंट्रोल करता है वही जगह पे। इट डज नॉट अलाउ इट टू स्प्रेड। इफ इट इज रेनिंग, मुंबई में रेन होता है तो फ्लड होता है, मुंबई में फ्लडिंग का प्रॉब्लम होता है। वो भी सबसे इम्पोर्टेंट फ्लड कंट्रोल मेजर है ट्री। लेकिन मुंबई में हमारे जो घर का सरकार है, वो सब काम करते हैं जो एंटी पोल्यूशन है, मतलब पोल्यूशन को कॉज करते हैं वही है। जहां भी आप देखो वो पहले सब झाड़ काट देंगे। मुंबई में ऑफिशियली 40-50 ट्रीज आर कट एवरी डे। साल में आई थिंक 15,000 झाड़ ऑफिशियली कटते हैं। अनऑफिशियली कितना होता है वो दूसरा बात है। तो Mumbai has not reached pollution overnight. It has happened by systematic destruction of environment over years. जोरू भटेना की बातें सुनकर वाकई में रूह कांप जाती कि कैसे खुद हम अपनी कब्र खोद रहे हैं, विकास के नाम पर पेड़ों को काट रहे हैं, और जिस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है उसमें फ्यूचर कितना भविष्य हमारा सुरक्षित होगा उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या है मुंबई की स्थिति जमीन पर, बता रही है मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। मुंबई के मरीन ड्राइव पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ऐसी एंटी स्मॉग गन मशीनों का इस्तेमाल 2 दिन पहले से शुरू हो चुका है, और आज से डस्ट सप्रेशन केमिकल इसमें मिलाया गया है। यानी 100 लीटर पानी में 1 लीटर ये केमिकल जो मिलाया गया है, उससे हवा के जो कण हैं वो आपस में जुड़ते हैं और फिर वो हवा में नहीं रहते, वो नीचे गिरते हैं। तो इस केमिकल का भी इस्तेमाल आज से किया जा रहा है। AQI लेवल मॉडरेट है, लेकिन लगातार मॉडरेट श्रेणी में ही बना हुआ है। कई हिस्सों में जैसे कि अंधेरी, BKC और चेंबूर में अगर आप देखें तो ख़राब श्रेणी में AQI लेवल है। तो कुछ इलाकों में बुरी हालत देखते हुए अब इस तरह की मशीनों में पानी के साथ साथ केमिकल को मिलाया जा रहा है, ताकि उन छोटे कणों को कम किया जा सके।
और मुंबई में लगातार हम देख रहे हैं कि AQI जो है वो मॉडरेट लेवल में बना हुआ है। इस वक्त भी आप देखें मरीन ड्राइव पर हम मौजूद हैं और धुंध आपको यहाँ पर साफ नज़र आएगी, इमारतें साफ नहीं दिख रही हैं। तो इस तरह से स्मॉग आप देखें दोपहर के दौरान भी मुंबई में नज़र आ रही है। कंस्ट्रक्शन का काम जिस तरह से लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि 6000 कंस्ट्रक्शन साइट हैं मुंबई में, जहाँ पर धूल की समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है। BMC की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, एंटी स्मॉग गन की तैनाती हो रही है, लेकिन मॉडरेट में लगातार जो मुंबई की हवा है मध्यम श्रेणी में वो बनी हुई है। और इस बीच जो टॉर्चर है मुंबई वासियों के लिए वो दोहरी है, क्योंकि इस बार टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लगातार 34 से 36 डिग्री का तापमान हम मुंबई में देख रहे हैं। अक्टूबर महीने में इस तरह से तस्वीरें पहले नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा प्रदूषण की और इतनी गर्मी की, लेकिन इस बार मुंबईकर दोहरी मार झेल रहे हैं। कुछ मुंबईकर इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पेड़ के सहारे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पोल्यूशन से भी परेशान है, तो एक पेड़ के सहारे यहाँ पर खड़े हैं। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं सांस की दिक्कत की, क्या आप लोग को ऐसी कोई समस्या? हाँ होती है ऐसे। हाँ। हम लोग जब लोकल ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं काफ़ी हेवी क्राउड होता है, जी, फिर हम लोग को काफ़ी मतलब कि सांस आने में दिक्कत हो जाती है। हाँ। एयर पोल्यूशन तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? इससे काफ़ी बीमारी वगैरह का हो रहा है। जो बूढ़े लोग हैं उन लोग को सांस लेने में दिक्कत वगैरह आती है, हवा में मिट्टी वगैरह रहता है। तो हम लोग को भी काफ़ी आजकल देख रहे हैं बच्चों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हॉस्पिटल में हम लोग भी देख रहे हैं, मतलब हम लोग के परिवार से भी बच्चे लोग काफ़ी हॉस्पिटल में अभी एडमिट हुए हुए हैं, उनका दिन बाय डे चल रहा है। डॉक्टर्स लोग भी ये बोल रहे हैं कि पोल्यूशन और ये सब के कारण आजकल बहुत बढ़ता जा रहा लोगों को कोई हेल्थ इश्यूज, आप लोगों को कोई ब्रेथलेसनेस कुछ ऐसा है। ये फील हो रहा है? क्लाइमेट चेंज के वजह से मतलब जैसे कि अभी ठंडी के टाइम में और गर्मी हो रहा है और गर्मी के टाइम पे बारिश आ रहा है, तो उस क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को डेंगू डायरिया ये सब मतलब बहुत हो रहा है। आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? गर्मी और साथ में एयर पोल्यूशन मुंबई में। गर्मी हो रहा है, देखो ना आपके सामने पसीने निकल रहे हैं। ठंडी का समय में है तो भी पसीने निकल रहे हैं। निकल रहे डबल हैं। टॉर्चर है क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत हाँ, ज़्यादा एयर हो रहा है। पोल्यूशन है, गर्मी भी है ना, सामने गर्मी भी इतना बढ़ गया है उसके लिए। क्या आप लोग को डेली ट्रैवल में क्या प्रॉब्लम आ रही है? डेली हम लोग का एक्चुअली इतना ट्रैवलिंग नहीं है, पर जिनको ट्रैवलिंग है उनको तो प्रॉब्लम होता रहेगा। नॉर्थ इंडिया में ठंड के साथ पोल्यूशन आता है, तो जो कुछ बम्बई में हो रहा है तो और आश्चर्यचकित करने वाला है, चौंकाने वाला है। गर्मी भी है 34 डिग्री 35 डिग्री की, और एयर पोल्यूशन भी है, यानी दोनों जगह मौसम चाहे जैसा भी हो, मार प्रदूषण की लोगों को झेलनी ही पड़ रही है। वैसे आपको याद होगा पिछले महीने दिल्ली में G20 का आयोजन किया गया था और बड़ा अच्छा मौसम था उस वक्त में, बड़ा अच्छा पोल्यूशन का स्तर था, AQI भी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत सुकून सा माहौल है, दिल्ली में सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ काबू में कर लिया गया है। ये आखिरकार हुआ कैसा था? G20 में क्यों नहीं जो बाहर से दुनिया भर के मुल्क से लोग आए उनको दिल्ली में प्रदूषण को झेलना पड़ा? आपको कुछ फैक्ट बताना चाहेंगे। 8 से 10 सितंबर के बीच में ये आयोजन किया गया था। इस दौरान दिल्ली के सारे संस्थान मोटे तौर पर बंद थे, इंस्टीट्यूट्स बंद थे, ऑफिस बंद थे, स्कूल बंद थे, वेहिकुलर पॉल्यूशन काफ़ी कम हो गया था, ट्रैफिक कम हुआ था, तो प्रदूषण की स्थिति जाहिर तौर पर नहीं थी, ना के बराबर थी। इस दौरान और इसके एक दिन पहले और एक दिन बाद तक निर्माण कार्य पर दिल्ली NCR में मोटे तौर पर पाबंदी लगी थी, खासकर उस इलाके में जो कि प्रगति मैदान के आसपास आता है, जहां पर भारत मंडपम कहलाता है। 2100 सफाई कर्मियों को खास तौर पर तैनात किया गया था ताकि धूल के कण ना उठें, सड़कें साफ सुथरी रहें, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। धूल दबाने के लिए पानी का छिड़काव दिन शाम, सुबह शाम हो रहा था, दिन रात हो रहा था। पराली जलाने का वो मौसम नहीं था। AQI का स्तर 100 से नीचे बना रहा और लोगों को लगा कि दिल्ली ने प्रदूषण पर काबू करना सीख लिया है। दिल्ली में उस वक्त मौसम भी मेहरबान रहा, एक दिन तो बारिश हो गई थी, हवा चल रही थी, तो जाहिर तौर पर कभी भी वायु प्रदूषण की स्थिति दिखाई नहीं दी और ये इंप्रेशन गया दुनिया भर में कि अब दिल्ली में वायु प्रदूषण शायद ना हो। पर अब सब पलट चुका है। अब वास्तविक स्थिति क्या है हमारे सामने है। यानी अगर सरकार चाहे तो प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है, जैसा कि G20 के दौरान हुआ। ये ज़रूर है कि सर्दियों भर स्कूल और दफ्तर तो बंद नहीं किए जा सकते, ना ही ट्रैफिक पर पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन जो कानून बने हुए हैं अगर उन पर सख्ती से अमल किया जाए तो ये संभव किया जा सकता है और बहुत हद तक प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है। वायु प्रदूषण से बचने के कई तरीके हैं, बता रहे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जो कि संस्थापक और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं लंग केयर फाउंडेशन के। पोल्यूशन का जो लेवल इस समय पहुंच गया है, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब ये ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति सफेद कपड़े पहन के एक किसी तालाब में कूदे और ये पूछे कि जी किस तरह से मैं अपने कपड़ों को साफ रख सकता हूं,
तो उसका आंसर होगा कि किसी भी तरह से नहीं रख सकते। देखिए, हम 25,000 बार प्रतिदिन सांस लेते हैं, और हर सांस में जब ये इतनी भारी मात्रा में पार्टिकल्स और गैसेस, टॉक्सिक गैसेस, ये हमारे लंग्स के अंदर जा रही हैं, थोड़ा सा मात्रा में वो सेटल हो रही हैं, वहां रह रही हैं, वहां से एब्जॉर्ब होके ब्लड में जा रही हैं, और ब्लड के माध्यम से हमारे मस्तिष्क से लेकर पैर तक हर अंग में पहुंच के उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते, सांस तो लेना ही है, और सांस लेंगे तो ये चीजें अंदर जाएंगे ही जाएंगी। अब जो आपने ये बात करी मास्क की, तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो जो कपड़े का मास्क है या सर्जिकल मास्क है, वो आपको पोल्यूशन से किसी तरह की राहत नहीं देते। अगर आपको राहत चाहिए तो आपको जो N95 है वो पहनना चाहिए, और उसको भी अच्छी तरह से नोज क्लिप लगाइए, साइड में लगाइए, पूरा थोड़ी के नीचे तक कवर करिए, ताकि जब आप नाक से सांस लें तो साइड से कोई हवा ना जाए, 100% हवा उस N95 के थ्रू जाए। हाँ, हम पोल्यूशन के लिए जब यूज करते हैं तो वो वेल्व वाला यूज कर सकते हैं, जिससे एक्सहेल करने पे वो हवा उस वेल्व से बाहर निकल जाए, और इनहेल करते समय वो मास्क से जाए। लेकिन मैं इसको अभी एज एन इमरजेंसी आप कहें कि सर कोई चारा नहीं है, तो ठीक है, आप पहनिए, बट मैं बार बार कई सालों से ये कह रहा हूं कि मास्क एयर पोल्यूशन का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उसी तरह से बहुत से लोग मुझसे एयर प्योरीफायर पूछते हैं। मैं पूछता हूं कि क्या हम एयर प्योरीफायर 24/7 अपने साथ कैरी कर सकते हैं? हवा जहरीली होने के क्या कारण है, ये भी आप जानना चाह रहे होंगे। बता रहे हैं अभिषेक कर, जो कि सीनियर प्रोग्राम लीड हैं CEEW के। आपके हाथ में हवा का कंट्रोल नहीं है। आपके हाथ में एमिशन जब एक बार निकल जाएगा, एक बार जब मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां से धूल ऊपर चला गया, उसके बाद आप जो एंटी स्मॉग गन्स है, वाटर गन्स, आप कुछ भी यूज कर लीजिए, उसमें इम्पैक्ट उतना नहीं होता है। कहाँ पे आपका सबसे अच्छा कंट्रोल है, वो है सोर्स पे, एमिशन सोर्स पे। आपको एमिशन सोर्स अब कितना, कैसे आप उसको रिडक्शन कर सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां पे बेसिक गवर्नेंस बहुत मैटर करता है। जो लिखा गया है कागज पे वो हो रहा है या नहीं हो। दूसरी बात, ये काम जो है, मान लीजिए यहाँ पे आपको बोला है लोगों को जागरूक बनाइए, कंस्ट्रक्शन साइट पे मान लीजिए वर्कर्स है, उनको आप बताइए। जब आपका एयर क्वालिटी ऑलरेडी वेरी पुअर सीवियर लेवल पे पहुंच गया है, वहां पे ये सब करके ज्यादा फायदा, कि उस टाइम पे आप कितने कंस्ट्रक्शन, इतना हजारों साइट से आप कितने को ट्रेनिंग देंगे। उस जगह पे आपके पास एक ही उपाय है, वो है कि इमरजेंसी मेजर्स छोड़ के पूरा साल काम कीजिए। पूरा साल अगर आपको अगर 20,000 साइट्स को कवर करना है, बड़े साइट्स को, तो आप एक साल में हर साइट के मैनेजर को ट्रेनिंग दे सकते हैं। और उस टाइम पे फिर आपको इमरजेंसी में, हड़बड़ी में कुछ इमरजेंसी कानून करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बेसिक चैलेंज ये है कि सरकार के साथ सब कोई जब्दा है जब क्राइसिस हमारे सामने पहुंच जाता है। हम अगर इसके ऊपर ज्यादा प्रिपरेशन पूरा साल भर ले, तो ये जो मुद्दा है ये बहुत गंभीर है, लेकिन इतना बुरा नहीं हाल होता, इस तरह कभी होता। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका जो जड़ है आपका ईयर लॉन्ग प्लानिंग, और इसका जड़ है ईयर लॉन्ग प्लानिंग नहीं हो रहा है ढंग से। और दूसरा जो जड़ है वो है कि आप जो सोल्यूशन सोच रहे हैं 3 दिन में काम कर जाएगा, वो आपका 3 महीने में काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको जो टेक्नोलॉजी सोचना है, जो आपको इफेक्टिव सोल्यूशन सोचना है, अवेयरनेस बिल्डिंग, बेटर मॉनिटरिंग ऑफ साइट्स, ये आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देना क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग का, जो पंजाब में है। मशीन काफी है, जितना मशीन है उसमें पूरा पंजाब का खेत का अगर ठीक से मैनेज किया जाए, आप रोक सकते हैं। लेकिन ग्राउंड में नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो वहां पे उस मशीन, वहां पे 6 लोग खड़े हैं लेने के लिए, उसमें 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इस टाइम पे जब ऑलरेडी हमारा सर पे जो है खड़ा है एक दिक्कत, उस टाइम का इतने सारे मैनेजमेंट का काम फिजिकली पॉसिबल नहीं होगा सरकार के लिए।